टेंस सीखने के लिए मेरा यह वीडियो पार्ट 4 है। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो मेरा पहले वाला वीडियो देखें और बाद वाला वीडियो देखें। जब हम टेंस के 12 उपभेदों को पढ़ेंगे, टेंस के 12 सब काइंड को पढ़ेंगे और प्रत्येक उपभेद में, प्रत्येक सब काइंड में जब सेंटेंस को बनाना सीखेंगे तो हमारे शिक्षकगण हम लोग को पढ़ाते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। या हमारे शिक्षकगण हमें पढ़ाते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद कंप्लीमेंट आता है। और कुछ किताबों में हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद प्रेडिकेट आता है। इस प्रेडिकेट में वर्ब के साथ साथ अन्य शब्द भी आ जाते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, तभी हम टेंस को ठीक से समझ पाएंगे। सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करता है इसका क्या मतलब है? जैसे एक सेंटेंस है, वह खेलता है में वह खेलने का काम करता है, और मैं खाता हूं में मैं खाने का काम करता है। सब्जेक्ट को दूसरे ढंग से भी परिभाषित किया जा सकता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को तीसरे ढंग से भी परिभाषित किया जा सकता है। वर्ब में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यहां हमने देखा कि सब्जेक्ट को 3 ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात सब्जेक्ट को 3 ढंग से खोजा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि जो सेंटेंस में काम करता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को खोजने का दूसरा तरीका यह है कि सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरा तरीका सब्जेक्ट को खोजने का यह है कि सेंटेंस के वर्ब में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि कब वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है और कब वर्ब में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। जब किसी भी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, अर्थात वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं रहता है और लगाया भी नहीं जा सकता है, तो वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है और उसका जो आंसर प्राप्त होता है उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे वह जाता है में जाता है वर्ब है, और जब जाता है में कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है कौन जाता है, और इसका आंसर होता है वह। अतः यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब हम देखें कि जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अर्थात वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा रहता है, और यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं रहता है तो ऑब्जेक्ट को लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है और उसका जो आंसर प्राप्त होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब हम देखें कि वर्ब में कब किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो वर्ब में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, उसने खाया है, और इसमें खाया है वर्ब है, और जब खाया है में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है किसने खाया है, और इसका आंसर होता है उसने। अतः इस सेंटेंस का सब्जेक्ट उसने हो गया। उसने खाया है को दूसरे ढंग से उसने खा लिया है कहा जाता है। इस सेंटेंस में देखें, खा लिया है वर्ब है, और जब खा लिया है में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है किसने खा लिया है, और इसका आंसर होता है उसने। अतः इस सेंटेंस का सब्जेक्ट उसने हो गया। और जब सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है तो भी वर्ब में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है।
जैसे एक सेंटेंस है, उसने खाया। उसने खाया में खाया वर्ब है, और जब खाया वर्ब में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है किसने खाया, और इसका आंसर होता है उसने। अतः इस सेंटेंस का सब्जेक्ट उसने हो गया। और जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है तो भी वर्ब में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, उसने खा लिया था। इसमें वर्ब है खा लिया था, और जब खा लिया था में किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है किसने खा लिया था, और इसका आंसर होता है उसने। अतः इस सेंटेंस का सब्जेक्ट उसने हो गया। अतः हम फिर से देखें एक बार, जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, जब सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है, और जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है तो वर्ब के साथ किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि सेंटेंस में शुड या मस्ट या आउट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हुआ हो तो वर्ब में किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। या सेंटेंस में हैव का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब में कौन या किसके पास लगाकर या किस में लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। जब सेंटेंस में शुड या मस्ट या आउट टू का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ इस प्रकार होता है, जैसे मुझे खेलना चाहिए, और इसमें वर्ब है खेलना चाहिए। खेलना चाहिए में किसको लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न बनता है किसको खेलना चाहिए, और इसका आंसर होता है मुझे। इसीलिए इस सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस है, जब हैव लगा के बनाते हैं, मुझे किताब है। इसमें वर्ब है। जब वर्ब है में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो प्रश्न बनता है किसको है, इसका आंसर होता है मुझे। इस सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट हो गया। मुझे किताब है को मेरे पास किताब है भी कहा जाता है। मेरे पास किताब है में वर्ब है। जब है में किसके पास लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है किसके पास है, और इसका आंसर होता है मेरे पास। अर्थात इस सेंटेंस में मेरे पास सब्जेक्ट हो गया। मुझे किताब है को तीसरे ढंग से कहा जाता है मैं किताब रखता हूँ। इस सेंटेंस में वर्ब है रखता हूँ। जब रखता हूँ में कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है कौन रखता है, और इसका उत्तर मिलता है मैं। अर्थात इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट हो गया। और कभी कभी जब हैव का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ इस प्रकार होता है, मुझ में अच्छाइयाँ हैं, और इसमें वर्ब है हैं। और हैं में जब किस में लगाकर प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बनता है किस में हैं, और इसका आंसर मिलता है मुझ में। इस सेंटेंस में मुझ में सब्जेक्ट हो गया। जब शुड, मस्ट या आउट टू का प्रयोग हो या हैव का प्रयोग हो तो इस स्थिति में मुझे, मेरे पास, मुझ में, हमें, हमारे पास, हम में, हम लोगों को, हम लोगों के पास, हम लोगों में, तुम्हें, तुम्हारे पास, तुम में, उसे, उसके पास, उसमें, उन्हें, उनके पास, उनमें इत्यादि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्टों को 3 पर्सनों में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को या संबोधित करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अर्थात जब दो व्यक्तियों की बातचीत होती है तो जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन जिससे बातचीत किया जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है, या जिसकी चर्चा की जाए उसे थर्ड पर्सन में कहा जाता है। यह पर्सन आप खूब अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट पर्सन कहूँ, सेकंड पर्सन कहूँ और थर्ड पर्सन कहूँ तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब के पहले या पांचवें रूप का प्रयोग होता है, पास्ट बताने के लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होता है, और फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के
बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी के विद्वानों ने बी को मदर वर्ब कहा है, इसीलिए बी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। बी का पहला रूप बी भी होता है, लेकिन प्रेजेंट बताने के लिए बी का यहाँ प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि बी से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ही बी असली रूप में आएगा। इसीलिए प्रेजेंट बताने के लिए बी का पहला रूप एम और आर आता है और पांचवा रूप इज आता है। पास्ट बताने के लिए बी का दूसरा रूप वाज या वर आता है। फ्यूचर बताने के लिए शैल या विल के बाद बी का असली रूप बी स्वयं आता है, क्योंकि बी से पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए बी का असली रूप बी स्वयं आया है। अब झंझट यहाँ ये है कि प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, तो पास्ट टेंस में कब वाज होता है और पास्ट टेंस में कब वर होता है। तो हम देखें, जहां प्रेजेंट टेंस में बी का रूप एम या इज आता है, वहीं एम का ए और इज का एस, यानी एम शुरू में है इज बाद में है, तो एम का पहला लेटर ए और इसका बाद का लेटर एस दोनों वाज में आया है। देखिए वाज, डब्लू को छोड़कर एम का ए है और इज का एस है। और जहां प्रेजेंट टेंस में आर आता है, वहां पास्ट टेंस में वर आता है। आप गौर से देखें, आर का आर ई वर में आर ई रह ही गया है, तो इसलिए ध्यान रखें, जहां प्रेजेंट टेंस में आर आता है वहां पास्ट टेंस में वर आता है। आर का आर ई वर में रह ही गया है। एक झंझट और है कि फ्यूचर टेंस में कब शैल का प्रयोग होता है, कब विल का प्रयोग होता है। तो उसको देखें, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग होता है, और फर्स्ट पर्सन को छोड़कर बाकी के साथ विल वी का प्रयोग होता है। अब चूंकि हमने बी का प्रयोग सीखा है, तो बी के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करें, जो इस प्रकार है। बी के बारे में एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी के विषय में एक बहुत ही रोचक बात जो मेरे दिमाग में आई, आपको बता रहा हूं। जिस तरह निगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले एक और केवल एक हेल्पिंग वर्ब का आना अति आवश्यक है, इसका मतलब यह हुआ कि नॉट से पहले एक और केवल एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगा ही। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले एक और केवल एक हेल्पिंग वर्ब आना अति आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले एक और एक हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जब बी स्वयं आता है तो इसके पहले भी एक हेल्पिंग वर्ब आना अति आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ, जब बी स्वयं असली रूप में आए, यानी बी स्वयं बी के रूप में आए, तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आना अति आवश्यक है। यदि बी के पहले कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो बी स्वयं अपने असली रूप में नहीं आता है। लेट और टू के बाद भी बी अपने असली रूप में आता है।